हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएस स्टोरीज। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसे मतलबी बेटे पर आधारित है जो अपने माँ बाप को मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़कर शहर में जा बसा और मुड़कर कभी वापस नहीं देखा। फिर अचानक उसने अपने माँ बाप को जब एक दिन देखा तो आंखें खुली रह गईं, क्योंकि उसके माँ बाप के ठाठ तो कुछ और ही थे। देवकी नंदन जी और उनकी पत्नी सुमन जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे, और क्योंकि देवकी नंदन जी एक आम नागरिक थे जो कि अपनी डेली की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, उनका एक बेटा और दो बेटी थे। बचपन से ही उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। वह अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी और वे अपने बेटे के भविष्य पर जितना ध्यान देते थे उतना अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने तो शुरू से ही बस एक बात सोच रखी थी कि बस बेटियां 18 साल की हो जाएं तो उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हों, और इसीलिए उन्होंने शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई पर भी कोई खास गौर नहीं किया। उनकी बेटियां वहीं गांव में घर और खेतों का काम संभाला करती और उसके बाद समय निकालकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थीं, वरना अपने घर के कामों में ही लगी रहती थीं। उनकी जिंदगी लगभग रुकी हुई थी। दोनों बहनों में छोटी बहन फिर भी थोड़ी होशियार थी और पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन लड़कियों की अपने माँ बाप के आगे कहाँ चलती है, और वह भी किसी छोटे से गांव की बात हो तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब उनकी बड़ी बेटी 19 बरस की हुई तो उसके साथ ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी की भी शादी करवा दी, जबकि वह अभी 18 की पूरी भी नहीं हुई थी। उसने तो बहुत मना किया और कहा भी कि मेरी शादी जबरदस्ती मत करवाओ, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। कानूनी तौर पर इतनी छोटी लड़की की शादी करवाना ठीक नहीं है, इसीलिए आप लोग मेरी शादी मत करवाओ। लेकिन बेटियां कहाँ माँ बाप के आगे जीत पाती हैं। जब माँ बाप ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे कहा तो वह भी मान ही गई। आखिर माँ बाप की इज्जत जो रखनी थी, और बेचारी शादी के लिए उसने भी हामी भर दी। अब दोनों बेटियों की तो शादी हो ही चुकी थी, बचा था तो इकलौता बेटा। अब इधर वे लोग अपने बेटे पर पूरा ध्यान देते, उसकी पढ़ाई लिखाई पर जितना हो पाता उतना खर्च करते, यहाँ तक कि 12वीं के बाद उसे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने शहर भी भेज दिया, जबकि उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। खूब मेहनत की, दिन रात काम किया और बेटे को आशीर्वाद देकर शहर में पढ़ने के लिए आखिरकार भेज ही दिया। अब समय भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। चाहे इंसान की जिंदगी रुक जाए, पर समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ भी हो, लेकिन समय तो बढ़ रहा था। पर समय के साथ साथ छोटी बहन की जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह लोगों को जागरूक करे, ताकि जैसे उसकी शादी कम उम्र में कर दी गई, वैसे किसी और बच्चे के साथ ना हो। इधर ईश्वर की कृपा से उसका पति भी ठीक था। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस इतना ख्याल रखना कि मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मुझे कभी शर्मिंदा मत होने देना, ना ही कभी कुछ ऐसा करना कि भविष्य में किसी भी लड़की का पति उसे आगे बढ़ने ही ना दे। तुम समझ रही हो ना
कि मैं क्या कह रहा हूँ। लड़की ने भी हामी भर दी और इधर छोटी बहन ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। वह डेली स्कूल नहीं जाती, लेकिन उसका पति उसे पेपर दिलाने तो ले ही जाया करता। बाकी की पढ़ाई वह घर रहकर आसपास के टीचरों की मदद से किया करती। और इधर देवकी नंदन जी का बेटा, जो कि बड़ा ही बदतमीज और कामचोर किस्म का था, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। उसके माँ बाप तो जबरदस्ती उसकी जिंदगी को धक्का लगा रहे थे, वरना वह तो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं था। लेकिन माँ बाप ने तो ठान लिया था कि बेटियों का तो हो गया जो होना था, बाकी उनका उद्देश्य तो अपने बेटे को आगे बढ़ाना था। वह हमेशा ही अपनी बेटियों को अपने बेटे से कम आंकते थे, और फिर उनके बेटे ने उनके साथ जो किया, उसकी उम्मीद भी उन्होंने कभी नहीं की थी। इधर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वह दुनिया भर का कर्ज लिए जा रहे थे, बस यह सोचकर कि एक दिन जब इसकी नौकरी लग जाएगी और यह बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमें सारे पैसे हम लौटा ही देंगे। इसीलिए हमें अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जो बन पड़े हमें वह करना चाहिए। बस यही सोचकर दोनों बूढ़े माँ बाप बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने ऊपर दुनिया भर का कर्ज करते रहे। आखिर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा ऐसा नालायक निकलेगा। समय के साथ साथ बेटे की पढ़ाई भी आगे बढ़ रही थी और उसके माँ बाप के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। और फिर बीतते समय के साथ उधारी के पैसे बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि उसके लिए भी तो इंसान को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। इसीलिए बेचारे देवकी नंदन जी और सुमन जी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्जा जो था। लेकिन फिर एक दूसरे को ही समझा देते, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ लेगा और फिर हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिन मुसीबतों का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। बेचारों को अब तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब से मिलती थी। इधर छोटी बेटी, जो कि पढ़ाई में तो ठीक ही थी, साथ ही वह अपने सास ससुर का भी बहुत प्यार और बहुत सम्मान से रखती थी। माँ बाप से कभी कभार फोन पर बात हो जाया करती, क्योंकि वह अपने माँ बाप से बहुत नाराज थी, क्योंकि वह उनसे कहती कि कितनी कम उम्र में आप लोगों ने मेरी शादी कर दी। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की वजह से यह सब नहीं हो पाया। इस बात को लेकर उसकी नाराजगी अपने माँ बाप से बनी हुई थी। अब यह दोनों बेटों के आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते वह समय भी नजदीक आ ही जा रहा था कि जब उनका बेटा अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका था। उनकी बेटी भी अब अच्छी पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगी है। दरअसल उनकी वह छोटी बेटी जिसने कभी 10वीं 12वीं ही की थी, उसके पति ने आगे उसकी पढ़ाई करवाई और अब वह इस काबिल हो चुकी थी कि वह छोटी मोटी नौकरी करके अपने पति का हाथ बटा सकती थी और अपनी पढ़ाई के खर्चे भी वह खुद ही निकाल रही थी, जिसके कारण उसके परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब वह भी घर के खर्चों में हाथ बटाने लगी और अब तो वह अपने परिवार वालों से बहुत खुश थे। और इधर उसका भाई, जो कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसने शुरू से कभी पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया। शुरू से ही उसे जिस चीज की जरूरत थी वह चीज उसे दे दी गई, चाहे मुश्किल से हो या आसानी से हो। वह चीज उसे उसके माँ बाप ने
जब उसे जरूरत थी तब दिला ही दी, जिसके कारण आज वह इतना लापरवाह हो गया था कि आज वह कुछ नहीं करना चाहता था। वह तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर रह गया था, लेकिन अब जीवन भर उसके माँ बाप तो उसका खर्चा नहीं चला सकते थे ना, इसीलिए उसे खुद भी तो कुछ करना ही था ना। और फिर अब उसकी शादी की भी उम्र हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप यही चाहते थे कि वह जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि वह कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कि उनका बेटा कितना नालायक निकल सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि बेटा किसी ढंग की जगह कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि घर में दो पैसे आते रहेंगे और तुझे रोजगार भी मिलेगा। और फिर हमने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोगों से दुनिया भर का कर्जा लिया है। अब अगर तू ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा तो काम कैसे चलेगा बेटा? हमारे पास तेरे अलावा तो कोई धन संपत्ति भी नहीं है। हमने किसी और चीज पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ तेरे भविष्य को बनाने पर ध्यान दिया है। तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से अच्छी कराने की कोशिश की है हमने। अब तो तू बस जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले, फिर हम भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि कर्ज निपटाने के बाद तेरी शादी करने के बारे में भी तो सोचना है ना। तब वह अपने माँ बाप की हर बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब उसने नौकरी भी लगा ली, शहर में नौकरी करने लगा, और उसकी नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब जल्द से जल्द वह बाहर का पैसा समाप्त हो और वह अपने बेटे की शादी करवाएं। इधर उनके बेटे ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसने नौकरी करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए। उसके माँ बाप ने अब तक उसके लिए जो भी किया, उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं था, और ना ही उसे अपने माँ बाप के कर्ज से कोई मतलब था। वह अपने पैसे जोड़ता रहा। माँ बाप ने भी इसीलिए पैसे नहीं मांगे कि शायद यह पैसों को इकट्ठा करके रख रहा है। और उन्होंने अपने बेटे से अब बात की तो वह बोला, हाँ मम्मी पापा, मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। आप लोग अपने पैसों से घर का खर्चा चलाइए और मैं अपने पैसों को जोड़ कर चलता हूँ। तभी तो हम लोग बाहर के दो पैसे जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज पर लिए थे उन्हें निपटा पाऊंगा ना। और फिर अगर हर महीने के पैसे ऐसे ही छोटी मोटी चीजों में खर्च करेंगे तो कर्जा है वो कैसे निपटेगा? दोनों माँ बाप भी बड़े खुश हो गए कि हमारा बेटा कितना समझदार है। हमारे बिना कुछ कहे ही वह सब कुछ समझ गया। और बस अब माँ बाप जैसे भी मजदूरी आदि करके पैसे कमाते और पैसे से उनके घर के सभी खर्च चलते, यहाँ तक कि बेटे की बाइक के पेट्रोल का खर्चा भी उसके माँ बाप ही उठा रहे थे। और बेटे को ऑफिस जाने के लिए एक बाइक और दिलवा दी थी, तो उसका खर्चा भी अब और बढ़ गया दिन प्रतिदिन। लेकिन वे दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। यह शायद अंधा प्यार करते थे उससे। उसके स्वार्थ को वे कभी समझ ही नहीं पाए। अब तक लगभग 1 साल बीतने को आया तो देवकीनंदन जी ने अपने बेटे को पास बिठाया और उससे बात की कि बेटा, अब तेरे पास कुछ पैसे तो जुड़ ही गए होंगे ना। अब तू एक काम कर, तू वह पैसे लाकर मुझे दे दे, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जदारों का बहुत दबाव है। वे लोग आए दिन मुझे धमकाते रहते हैं। ऐसे में अब उनके पैसे देना बहुत जरूरी हो गया है। सारे नहीं तो थोड़े थोड़े ही सही,
पर कुछ पैसे दे दूंगा तो कम से कम वे लोग शोर तो नहीं मचाएंगे। इसीलिए कल तू पैसे निकाल कर मुझे दे देना, ठीक है? तब तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन अगले दिन अपने घर वह कुछ और ही लेकर आ गया। वह अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और अपने माँ बाप से बोला कि पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। अभी हम दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, लेकिन बाकी की रस्मों रिवाज के साथ मैं इससे शादी करूंगा, तो आपके आशीर्वाद से ही। और फिर इसीलिए मैं इसको यहाँ आज आपसे मिलवाने लाया हूँ। देवकी नंदन जी उस लड़की को देखकर एकदम तिलमिला गए और अपने बेटे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मैंने तो तुझसे कुछ और ही मांगा था और तू तो कुछ और ही ले आया। इसका मैं क्या करूं? बता मुझे कि मैं क्या करूं इसका। तुझे तो शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी कि नौकरी करने गया ही नहीं और इस लड़की को लेकर चला आया। अरे, हमने क्या तेरे बारे में सोचा नहीं था? आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही थी। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि एक बार बाहर का कर्ज उतर जाए, उसके बाद हम तेरी शादी ब्याह के बारे में भी सोचेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा लगता है जैसे तेरी तो उम्र निकल गई थी शादी की। तुझे इतनी जल्दी हो रही थी, है ना? गुस्से में देवकी नंदन जी कह रहे थे और वे इतना सब कहे जा रहे थे तो उनका बेटा बोला, बस पापा, आप मेरी होने वाली पत्नी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। गांव में रहकर आपकी सोच भी इतनी ही छोटी हो गई है। जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। अरे, मैंने नौकरी अपने लिए लगाई है या आप लोगों के लिए? अगर आपको कमा कमा कर आप लोगों को देता रहूं तो बहुत अच्छा, और अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो मुझे ताने सुनाने लगे। सचमुच पापा, दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में ना सोचें तो किसी और से क्या ही उम्मीद करनी। इस बात को सुनकर देवकी नंदन जी को और गुस्सा आ गया और बोले, क्या कहा तूने? स्वार्थी? अब हम दोनों स्वार्थी हो गए हैं? क्या नहीं किया हमने तेरे लिए? जो हमारे बस में नहीं था वह खुशियां भी हमने तुझे खरीद कर दी। चाहे कैसे भी, कहीं से भी हो, तूने जो मांगा हमने तुझे ला कर दिया। और आज जब तू इस लायक हो गया है कि खुद कमा कर अपने पैसों पर खड़ा हो गया है, तब तुझे हम स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। आज जब हमें तेरे सहारे की जरूरत है, तब तेरे लिए हम स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी हम नहीं, बल्कि तू हो गया है, जिसने नौकरी लगते ही केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसे अपने माँ बाप से, उनके दुख, उनकी तकलीफों से कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस बात से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से। तुझे जो करना है तू वह कर रहा है। हमारे कहने या ना कहने से तुझ पर भला कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। जब थोड़ी देर ऐसे ही बहस होती रही तो सुमन जी ने अपने पति देवकी नंदन जी को समझाया और कहा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब इसे बदला नहीं जा सकता। इसने इससे शादी कर ली है तो अब यह लड़की इस घर की बहू हुई। इससे पहले कि पूरे गांव में बात फैले और बदनामी हो, हम खुद ही इनके फेरे डलवा देते हैं, जिससे कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी ना। जैसे तैसे उन्होंने देवकी नंदन जी को समझाया और उन्होंने उस लड़की को घर में आने दिया। अभी तक तो देवकी नंदन जी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने समझाया तो उन्होंने
पूरे गांव वालों के सामने अपने बेटे और उस लड़की के फेरे डालने के लिए हामी भर दी और उन्होंने अपने बेटे की शादी सबके सामने उस लड़की से करा दी और वह लड़की बहू के रूप में उनके घर आ गई। कुछ दिन तक तो दोनों ठीक रहे। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी, हम दोनों शहर में ही कमरा लेकर किराए पर रह लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गांव के माहौल और शहर के माहौल में कितना अंतर होता है। यह शुरू से ही शहर में रही है, गांव में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसे, तो मैं इसे अपने साथ लेकर शहर में ही रहने के लिए चला जाऊं। हर महीने यहाँ आकर आपको पैसे दे जाया करूँगा या फिर आपके खाते में पैसे डाल दिया करूँगा। अगले महीने ही मैं इकट्ठे हुए सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा। तब आप धीरे धीरे अपने कर्जदारों का हिसाब कर देना, ठीक है? देवकी नंदन जी सब कुछ समझ भी रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उसे रोक भी नहीं सकते थे। अब तक उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया था कि अब यदि वह इस तरीके से मजदूरी करके पूरे जीवन भी यदि कमा कमा कर उस मजदूरी को इन कर्जदारों को देते रहें, तब भी वह कर्जा पूरा नहीं निपटा पाएंगे और उन्हें अपना बेटा अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचता हुआ नजर भी आ रहा था। तो इसके कारण वह और ज्यादा चिंतित थे कि पता नहीं अब क्या होगा। बेटे को तो अब रोकने का कोई फायदा नहीं था और इसीलिए उसे जाने दिया। अब बेटा और बहू दोनों ही घर से जा चुके थे और देवकी नंदन जी अपनी पत्नी सुमन के साथ घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना मन हल्का कर लिया करते थे। परेशानी तो उन्हें इस बात की थी कि अब आने वाले समय में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक पैसा तो था नहीं, ऊपर से कर्जा इतना था कि वह पटा भी न सके और कर्जदार उन्हें आए दिन धमकियां देते ही रहते थे। दिन प्रतिदिन बेचारी देवकी नंदन जी की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जा रही थी। वे दिन रात कर्ज की चिंता में डूबे ही रहते थे और इधर उनका बेटा था कि एक बार घर से निकल गया तो दोबारा अपने माँ बाप की सुध लेना भी उसने जरूरी न समझा। जब माँ बाप ने कई बार उसे फोन किया, तब जाकर वह एक दिन आया और अपने पिताजी के हाथ में 10-12 हजार रुपए थमाकर बोला, पापा, यह लो पैसे और इन पैसों से अपने कर्जदारों का मुंह बंद करवा देना। उन 10,000 रुपयों को देखकर देवकी नंदन जी का माथा ठनक गया और अब वे अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इन 10,000 रुपए में मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा? तेरे स्कूल की पढ़ाई तक तो मैंने खुद ही जैसे तैसे हुआ बोझा ढोया। फिर तेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैंने हर साल 50-60 हजार रुपए का कर्ज उठाया। तेरे हॉस्टल के खर्चे का सारा पैसा मैंने दूसरों से कर्ज पर मांग कर तुझे दिया। यहाँ तक कि तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी तेरी बाइक भी मैंने उधारी के पैसों से ही निकलवाई। इस वक्त मुझ पर कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा है और तू कह रहा है कि 10,000 रुपए में मैं कर्जदारों का मुंह बंद कर दूं? तुझे शर्म नाम की चीज है? तूने मुझे पिछले 1 साल से यह कहकर शांत रखा था कि पापा, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, फिर आप इकट्ठे करके सारे पैसे कर्जदारों को दे देना। क्या 1 साल में तुझसे यह 10,000 रुपए जुड़े हैं? बता कि 1 साल तक तूने क्या किया उन पैसों का जो तेरे पास 10,000 रुपए ही बचे हैं। जब देवकी नंदन जी गुस्से में चिल्लाने लगी तो उल्टा उनका बेटा उनसे ही तेज आवाज में बोला,
आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कुछ भी करूं, आपको हर चीज से परेशानी है। जब मैंने शादी की तो आपको उससे परेशानी थी। अब जब मैं आपको कर्ज निपटाने के लिए पैसे दे रहा हूँ तो आपको इससे भी परेशानी है। अरे, अभी 10,000 रुपए दिए हैं तो धीरे धीरे करके मैं और भी देता ही रहूंगा। पटा देना कर्जा, कौन सी आफत आ रही है? इस पर देवकी नंदन जी बोले, मैंने जिनसे पैसे लिए हैं ना, वह मेरे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है। अब तक मैंने उनसे जितना पैसा लिया था ना, उस पर ब्याज लगा लगा कर वह पैसा इतना बढ़ चुका है कि कम से कम मैं तो उसे नहीं पटा सकता। और पिछले 1 साल में वह और भी ज्यादा बढ़ गया है। 1 साल से अगर तू थोड़े थोड़े पैसे दे रहा होता तो आज ना तो वह पैसा इतना बढ़ता और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो हिसाब किताब लगाकर देख ले कि अगर मैं ऐसे हिसाब से पैसे देता रहा तो क्या मैं इस जीवन में इस कर्ज को पटा भी पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने की तो हर साल मेरे पर ब्याज बढ़ जाया करेगी। अब उन दोनों में जरा सी बहस क्या हुई, बेटा नखरे में उन 10,000 रुपयों को उठाकर भी चला गया और बेचारे देवकी नंदन जी वहीं खड़े के खड़े देखते रह गए। सुमन जी ने भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, पर वह गुस्से में तमतमाता हुआ निकल गया और मुड़कर नहीं देखा। और अब तो उसने अपने माँ बाप का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वे दोनों बेचारे उन्हें फोन करते रहते, लेकिन वह था कि फोन उठाने का नाम ही न लेता। अब तो बेचारे देवकी नंदन जी, उनकी पत्नी सुमन जी की जिंदगी नर्क समान हो रही थी। इधर कर्जदारों ने उनका जीना हराम कर रखा था, उधर उनके बेटे ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। उनके पास जमीन जायदाद के नाम पर थोड़ी सी खेती थी। अब जब अधिक समझ ना आया तो उन्होंने अपने उस खेत को बेचने के बारे में सोचा, जिससे वे थोड़ा बहुत कर्जा पटा सकें। एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी और दामाद उनके घर आ गए। अब तक उनकी छोटी बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में पढ़ाने जाने लगी थी। अब वह खुद भी पढ़ी लिखी थी और आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान भी था। अचानक आई तो उसने अपने माँ बाप की बातों को सुन लिया, लेकिन देवकी नंदन जी और सुमन जी ने जैसे ही उसे देखा तो ये दोनों चुप हो गए और अपनी परेशानी को भुलाकर अपने दामाद जी का स्वागत किया। दोनों को अंदर बुलाया, बिठाकर चाय नाश्ता करवाया। अब जब वे दोपहर के समय बैठे थे तब छोटी बेटी ने पूछा, पापा अभी आप क्या बात कर रहे थे? कर्ज के बारे में और जमीन को बेचने के बारे में? क्या सचमुच आप जमीन बेचना चाहते हैं? देवकी नंदन जी ने तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब देवकी नंदन जी इधर उधर गए तो सुमन जी की बेटी अपनी माँ से पूछने लगी। तब उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। यह सब सुनकर उनकी बेटी बोली, माँ आपने वह हर चीज समय से पहले उन्हें दे दी, इस वजह से आज भी उनकी नजरों में आपकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नालायक इंसान है आपका बेटा, इसके पीछे आपने इतना सब किया, वह आपको यहाँ छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, वरना पापा तो इस टेंशन में ही घुट घुट कर रह जाएंगे। अब उन्होंने बेटी से बात की और उस जमीन का, जिसे वह पूरा बेचने का सोच रहे थे, उनकी बेटी ने उन्हें समझाया कि जमीन को कैसे बेचना सही रहेगा। बेटी और दामाद ने साथ दिया और उन्होंने अपनी उस जमीन में से एक प्लॉट बेच दिया। उसमें से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा कर्जदारों का दिया और बाकी का पैसा उन्होंने अपनी आय का साधन बनाने में लगा दिया। अब उनकी बेटी और दामाद ने अपने ससुर के लिए शहर में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और उस दुकान में थोड़े पैसे लगवा दिए और दुकान अच्छी सी तैयार होने के बाद
अब वे दोनों उस दुकान से ही कमाने लगे थे। अब दोनों बुजुर्ग अपने बेटे पर किसी भी तरह से आधारित नहीं रह गए थे। इधर उन्होंने बाकी के बचे हुए खेत पर खेती बाड़ी करवाना शुरू कर दिया, जिससे सालाना कुछ रुपए की मदद हो जाती और दो जान को खाने के लिए भला कितना ही चाहिए। दोनों का खर्चा आसानी से चलता रहता। कुछ समय तक तो उनकी दुकान शहर में बहुत ही सामान्य सी चली और कुछ दिनों तक तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुकान में पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनके सारे पैसे लगभग डूब भी गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा दृष्टि से उनकी दुकान चल पड़ी और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दुकान से जो भी पैसे आते वे उन्हें जोड़ कर चलते। देवकी नंदन जी ने सुमन जी के साथ एक गांव के ही पढ़े लिखे लड़के को दुकान पर काम पर रखवा दिया और खुद उन्होंने कोई और काम करने के बारे में सोचा। अब उन्होंने अगले 2 से 4 महीनों में ही नई दुकान भी तैयार करवा ली। अपना घर बेचकर उन्होंने नई दुकान खोली और उस दुकान में उन्होंने किराने का सारा सामान भर लिया। यह दुकान पिछली दुकान से भी 2 गुनी बड़ी थी और मार्केट में बीचों बीच भी थी। इसीलिए शुरू में पैसा तो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, लेकिन अब वह दुकान जोरों से चल पड़ी। अब तो दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की कर रहे थे वे लोग। दुकान से ही उनके घर के सारे खर्चे भी चल रहे थे और बाकी के सभी काम भी दुकान से ही हो जाया करते। इधर बेटा और बहू दोनों शहर में ही रह रहे थे। अब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे रहते। सुमन जी एक दुकान को संभालवाती और देवकी नंदन जी दूसरी दुकान पर काम संभालते। साथ में मदद करने के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी अपनी दुकानों पर रख लिया। खुद आराम से बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते। अब तो कुछ महीनों में ही उन्होंने अपना और अच्छा हिसाब किताब बना लिया और अपने कर्जदारों को एक एक करके उन्होंने उनका कर्जा पटाना शुरू कर दिया। लगभग 2 साल के भीतर भीतर ही उन्होंने अपना सारा कर्जा पटा दिया और बस अब अपनी बेटियों का लेन देन किया करते। समय के साथ साथ आमदनी बढ़ी और उन्होंने शहर में ही अपना घर भी बना लिया। 3 मंजिला घर में एक फ्लोर पर खुद रहते, बाकी 2 फ्लोर किराए पर चढ़ा दिए। एक दिन उनके यहाँ एक लड़का अपनी फैमिली के साथ किराए के लिए मकान देखने आया। जैसे ही देवकी नंदन जी ने उस लड़के का चेहरा देखा तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। लड़का भी आंखें फाड़कर देखता रहा, क्योंकि वह कोई और नहीं उनका अपना बेटा था। अपने पिता के ऐसे ठाठ देखकर वह बहुत खुश हुआ और उनके गले मिलने चला, लेकिन देवकी नंदन जी ने उसे वहीं रोक दिया और बोले कि तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम किराए पर कमरा देखने आए हो? अगर हाँ तो बता दूं, मैंने यह फ्लोर 12,000 रुपए महीने किराए पर दिया हुआ था। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना किराया इससे कम नहीं होगा। अपने पिता की बात सुनकर वह उनसे माफी मांगने लगा। आखिरकार पिता के ठाठ देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन देवकी नंदन जी ने उसे माफ नहीं किया और वह अपने परिवार को लेकर चला गया, क्योंकि उसकी 25,000 रुपए महीने की कमाई में वह इतना अच्छा घर किराए पर भी नहीं ले सकता था। देवकी नंदन जी ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया जैसे उसने उन दोनों को छोड़ा था और अब वे अपनी पत्नी सुमन जी के साथ खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे। बेटियों का जब जी चाहता तब आती और वे उनकी पूरी मदद किया करती। उनके दामाद ने भी अपने सास ससुर का बुरे समय में साथ दिया, इसीलिए अपनी बेटी की तरह उन्हें मानने लगे और खुशी खुशी साथ रहने लगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।